देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है चौथे का गा पार्ट है। लिखा है बिंदु 3, -3 और बिंदु 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग होता है। सम माने बराबर, तीर माने 3 और भाग माने विभाजित करना। ठीक है, भाग यानी 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। जैसे मैंने एक रेखाखंड लिखा यहाँ पर, जहाँ पर बिंदु ए और बिंदु ए के कोऑर्डिनेट को मैंने बिठाया। ये बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 3, -3 है और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 9, 9 है। ठीक है, मैंने इस पर 2 बिंदु रखे। 3 बराबर भागों का मतलब होता है कि एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट देना। जैसे एक भाग मैंने ये काटा ए पी, दूसरा भाग ये काटा बी पी क्यू और तीसरा भाग हमने ये काटा क्यू बी। ये तीनों बराबर भाग हैं। अब हमें इन बिंदु और इस बिंदु के कोऑर्डिनेटों को निकालना है। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x डैश, y डैश। मैंने यहाँ पर लिखा भी, माना बिंदु P और Q के निर्देशांक x, y और x डैश व y डैश है। ठीक है, अब हम बिंदु P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसे हम 2 अनुपात में विभाजित करेंगे। जैसे ये 3 भाग हैं तो एक भाग ये है और 2 भाग ये हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा, माना P के कोऑर्डिनेट x, y, A के कोऑर्डिनेट 3, -3, B के कोऑर्डिनेट 9, -9 है और वह m/m2, 1/2। x1 बराबर x, y बराबर y, x1 बराबर 3, y1 बराबर -3, x2 बराबर 9, y2 बराबर -9, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2 है। अंतः विभाजन का फॉर्म है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। यहाँ पर इसकी वैल्यू को हमने पुट किया 1 × 9। यहाँ देखिए ये वैल्यू को रखा। m1 की वैल्यू 1 है, ये रखी। x2 की वैल्यू 9 है, प्लस 2 × 3 अपॉन m1 प्लस 2। 9 एकम 9, 2 तिया 6, 9 6 15 हो गए, 3 पंजे 15। y की वैल्यू है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ पर इसकी वैल्यू को, m1 की वैल्यू है हमारी 1 है, y2 की वैल्यू आपकी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, m1 y2 की वैल्यू -9 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -3 है और m1 प्लस m2 को हम लिखेंगे 1 + 2 और y की वैल्यू है स्मॉल। ये हो गया y -9 -6, 2 और 1 3। ये हो गया 15/3। ठीक है, ये हो गया -5। x बराबर 5, y बराबर -5। ये कोऑर्डिनेट P के आ गए। x, y के कोऑर्डिनेट होगा 5, -5। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें बिंदु Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बस इसमें इतना फ़र्क हो जाएगा कि इस वाले भाग में ये भाग 2 पार्ट कवर हो रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो कोऑर्डिनेट वही रहेंगे और एक जुगाड़ और है, ये इसको ना निकाल के, हाँ एक जुगाड़ और है। देखो यहाँ पर मैं यहीं पर आपको बता दूँ, एक जुगाड़ और यहाँ मुझे दिखाई देता है। जैसे ये P के कोऑर्डिनेट मैंने अभी निकाले 5, -5, मैं इनको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, B और P, ये A है, सॉरी ये A है। इसके कोऑर्डिनेट 5, -5 और इसके कोऑर्डिनेट 9, 9 है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक कोऑर्डिनेट है Q। अगर इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए जाएं, मैंने इसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश माना है। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए जाएं तो क्या होगा, 9 + 5/2 y डैश = -5 + 9/2। तो ये हो जाएगा 9, 5, 14, 7 और y डैश हो जाएगा 4। ये हो गया 2। यहीं पे हमने ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। Q के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 7, 2। ठीक है, बात समझ में मेरी आ रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याखंड का एक कोण 120 अंश है। इस त्रिज्याखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके दो किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 120 अंश का है। ठीक है, इस त्रिज्याखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके दो किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर, यानी इसको और इसको एक साथ जोड़कर एक शंकु तैयार हो जाता है इस टाइप का। ठीक है, जोड़कर शंकु का आयतन निकालो। तो शंकु का आयतन जब हम निकाल सकते हैं, पहले तो इसकी ये नीचे का आधार हमें चाहिए, ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एंगल जो है वो 120 अंश है, इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई होती है आपकी कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, यानी लंबाई बराबर कोण गुणा त्रिज्या। कोण 120 अंश है, त्रिज्या आपकी 12 है, तो ये आपका पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से नहीं काटेंगे, 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये आपका आ गया 2 पाई गुणा 12 बट्टे 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 8 पाई। ठीक है, ये 8 पाई आ गया। फिर यहाँ पर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई लिखी है। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर शंकु के आधार की परिधि। अब देखिए, जो सर्किल है वो होता है 2 पाई आर, यानी वृत्त की आधार की परिधि की बात कर रहे हैं। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई 8 पाई जो हमने अभी निकाली यहाँ इस फॉर्म से, और शंकु के आधार की परिधि है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से पाई कैंसिल किया और 2 से 8 कैंसिल किया। 2 4 जा 8 होते हैं, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर ये आ गया। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 12 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर। l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 144। h स्क्वायर प्लस 16, 144 में से 16 घटा 128 आए। h स्क्वायर बाय 128, h बराबर अगर 128 का अगर हम गुणनखंड करें यहाँ पर, तो ये आएगा 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आपका आ रहा है 2 2 2, यानी 2 दूनी इस एक का 2, इसका 2, इसका 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√2 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका 1/3 पाई आर, रेडियस आपकी 4 गुणा 4 है, 8√2, ये आपका आ गया 128√2/3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। एक द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने कोविड-19 के संदर्भ में छोड़ दिया है। सिद्ध कीजिए वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ केंद्र के बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं के बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, ये आपके वृत्त की स्पर्शियों से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो कोविड-19 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है। cos a/1 - tan है माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व भी किया है वीडियो को छोटा बनाने के लिए। देखिए, cos a/1 माइनस tan a लिखा है, cos a अपॉन 1 माइनस tan a, और यहाँ लिखा है माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ tan a को अगर हम ओपन करते हैं तो साइन अपॉन कॉस ए की थोड़ी सी होती है, जूम इन करूँ है ये, अब माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ देखिए, पहले तो हम एलसीएम लेंगे, cos a माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने इसमें गुणा किया cos स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पर देखिए cos a माइनस साइन ए। अब इसके बाद यहाँ देखिए जरा
एलसीएम दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, तो कॉस ए माइनस साइन ए ही रहेगा, ऊपर आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, ये कॉस ए माइनस साइन ए, इसको इससे हमने कैंसिल किया, हमारे पास जो बचा वो है कॉस ए प्लस साइन ए बराबर RHS। देखिए ज़रा, कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए ही आ रहा है RHS में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5वें का घ क्वेश्चन है, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सरणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है 65, 68, 68, 71, 71, 74, 74, 77, 80, 80, 83, 83, 86। ठीक है, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। यहाँ देखिए मैंने इसको लिखा है इस तरीके से वर्टिकल रूप में, FI ये है। XI निकालने के लिए करते क्या है ज़रा समझ लीजिए। 65 और 68 के बीच में 3 का अंतर है, 65 और 68 के बीच में कितने का फ़र्क है, 3 का। सभी में 3 का ही फ़र्क है। आप ऊपर से लेके नीचे तक का कोई भी डिजिट आप देखें, इसमें आप ये देखें कि सब में जो डिफरेंस है वो 3 का ही है। तो 3 का आधा करो आप 1.5, 1.5 आप ये वाली नंबर में जोड़ दो, आगे वाले जिसे कहते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा में वर्ग की निम्न सीमा में आप 1.5 जोड़ दीजिए, मैंने ये जोड़ दिया। ठीक है, 1.5 जोड़ेंगे तो 65 का 66.5 हो जाएगा, 68 का 69.5 हो जाएगा, 71 का 72.5 होगा, 74 का 75.5 होगा, 77 का 78.5 होगा, 80 का 81.5 होगा, 83 का 83.5 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पर DI इजिकल टू XI माइनस ए, एक यहाँ पर अज्यूम्ड मीन बोलते हैं जिसे कल्पित माध्य, ये इसे लिखेंगे A। अब यहाँ पर देखिए 66.5 माइनस 75.5, 69.5 माइनस 75.5। ठीक है, इसको मानने का एक सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है। 66.5 और 83.5 के बीच में जो भी नंबर बीच में मिले आपको, उसी को आप A मान सकते हो। वैसे मैंने कई एक किताबों में इसका कोई रूल फैक्ट नहीं है, जो भी मध्य बिंदु आपको दिखाई देता हो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, 72.5 माइनस 75.5, 75.5 माइनस 75.5, 78.5 माइनस 75.5, 81.5 माइनस 75.5 और 83.5 माइनस 75.5। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है आपको। यहाँ से हम निकालेंगे तो 0, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस का किया, ये 0, 15 में से 9 गए 6। ठीक है, ये आपका 3 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, ये हुआ। अब इसके बाद ठीक है, ये हो गया इतना। अब FI DI सीधा सीधा गुणा करो, 2 का गुणा 9 में, 9 दूनी 18, 4 का गुणा 6 में। ठीक है, 3 का गुणा 3 में, 8 का गुणा 0 में, 7 का गुणा 3 में, 4 का गुणा 6 में, 2 का गुणा 9 में। अब माइनस वाले इकट्ठे कर लो, 8 और 4 12, 12 और 9 21 और 2 और 1 3, 8 4 12 और 9 21 की एक असल लगी 2, 2 और 1 3 और 2 5। ये इकट्ठे करो, 6 और 1 7 और 8 15,
2 2 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। समेशन एफ आई डी आई माइनस 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गए 1, ये हुआ समेशन एफ आई। 4 2 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30, ये हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो लिखें ज़रूर। देखो जरा, समांतर माध्य ए प्लस ठीक है, ये हो गया। अब ए हमने माना था 75.5, ये आपका आया प्लस का आएगा ये 30, इसको सॉल्व करो, 2 7 14 15, ठीक है। 15 का भाग 7 में लगाना है, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएंगे, 15 चौक 60 होते हैं, 0 बढ़ाया, छिक्के 90, 0.466, ऐड करो इसको, ये देखो ये अप्रॉक्स लिख सकते हैं 76 76 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा बहुत बार ये पूछा जाता है, 2 अंकों की संख्या में पर नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, लिखा है 2 अंकों की संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण चैप्टर 4 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर संख्याओं से कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक संख्या को इकाई और दूसरी संख्या को दाही हम मानते हैं। जब भी 2 अंकों की बात करें और संख्या की बात चल रही है तो उसमें इकाई और दहाई अंक लेकर ही हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर माना संख्या का इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। तो देखिए इकाई के स्थान पर मैंने ये लिखा है, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, इकाई और फिर दहाई, है ना। तो इकाई को 1 बोलते हैं और दहाई को 10 बोलते हैं। तो ये इकाई है और ये दहाई है, इसलिए इसमें 10 का गुणा हमने किया है। अब क्वेश्चन की पहली लाइन को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 2 अंकों की संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दाही का अंक हमारा x है और इकाई के अंक का कितना है, 3 गुना है। तो हमने लिखा x बराबर 3y। अब एक नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर इस संख्या में से 54 घटाएं। हम किस संख्या की बात कर रहे हैं, हम इसी संख्या की बात कर रहे हैं जिसमें से हम संख्या हम लेके चल रहे हैं, यानी 10x + y में से हम 54 घटाएं। यदि संख्या में से 54 घटाए जाए तो अंक क्या होते, चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। मतलब जो दाई है वो इकाई बन जाता है, जो इकाई है वो दहाई बन जाता है। तो यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ 10x + y में 54 घटाया तो हमारा जो दहाई था वो था y। अब यहाँ पर हो गया x यानी इकाई और ये 10y। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज तो ये सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 10x में से x घटाया प्लस y में से 10y = 54। तो ये बन गया 10x में से 1x घटाया 9x और 10y में से 1y घटाया -9y = 54। 9 यहाँ बाहर किया, x - y = 54।
ये 9 का इसमें से 9 छिंग होते हैं 54, x माइनस वाई इजुगल टू 6, समीकरण नंबर 2। x बराबर 3y है तो 3y हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3y रखने पर 3y माइनस वाई इजुगल टू 6। अब 3y में से एक y को निकाला तो ये हो गया 2y इजुगल टू 6, y इजुगल टू 6/2, y इजुगल टू 3। ठीक है, अब x बराबर 3y, 3 इंटू 3 ये हो गया 9। अब ईट संख्या 10x प्लस वाई, 10 इंटू 9 प्लस 3, 10 9 90 प्लस 3 ये आ गई 93। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आप समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 13 का ये चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये एक कमरा है जो कैसा है, अर्धगोला, एक वृत्ताकार कमरा है, कमरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, यानी ये गोल कमरा है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 है, भीतरी व्यास और महत्तम ऊंचाई के बराबर है। देखिए एक वर्गाकार है, ठीक है, एक वर्गाकार है, सॉरी यहाँ पर मेरा से थोड़ी सा मिस्टेक है, वर्गाकार कमरा है जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार, तो यहाँ पर वर्गाकार है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हमने इसकी भुजा को माना है 2r। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी r। ठीक है, ये 2r। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा कमरे का आयतन 48,510 मीटर क्यूब, माना वृत्ताकार कमरे का व्यास 2r है, कमरे की महत्तम ऊंचाई 2r, वृत्ताकार कमरे की त्रिज्या स्मॉल r, कमरे का आयतन, देखिए कमरे का आयतन हमने यहाँ लिखा है बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलाकार आयतन, यानी ऊपर से अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर हमने लगाया है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आयतन 48,510 है, पाई r क्यूब हमने बाहर निकाला। ठीक है, तो ये हमारा बचा 1 + 2/3, तो 3 एलसीएम लिया, 3 + 2/3 ये हो गया 5/3। देखिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है, 48,510 गुणा 3/5, सबसे पहले किया है 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है, फिर ये तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर 441 में 3 गुणा 7 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आई 441 गुणा 21, r क्यूब है, इसका हम मल्टीप्लाई करें तो 9261 बनता है। r क्यूब बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21, तो r क्यूब बराबर 21 पे पावर 3, r बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है सांख्यिकी से, चैप्टर 14 है हमारा क्लास 10th में। निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल की मध्यिका तथा बहुलक गणना कीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए हमसे। यहाँ देखिए जीवन काल लिखा हुआ है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ठीक है, यहाँ पर लैंपों की संख्या है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर, आप चाहे मध्यिका निकाल लीजिए चाहे बहुलक निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर मध्यिका को दिखा रहे हैं आपको। तो मध्यिका देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए मध्यिका जब भी निकालेंगे अगर सांख्यिकी के प्रश्न में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले संचयी बारंबारता को बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता जिसे कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, उससे बनाने के लिए जैसे 0 + 14 14 हो गया, फिर 56 में 14 को ऐड करेंगे तो 70 बन गया, 70 में 60 ऐड करेंगे तो 130 बन गया, 130 में 86 ऐड करेंगे तो 216 बन गया, 216 में 74 ऐड करेंगे तो 290 तैयार हो गया, और 290 में 62 ऐड किया तो 350 तैयार हो गया, और 350 में 48 बनाया तो 400 तैयार हो गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका n होता है, n इसका आधा करो, 400 का आधा 400 का आधा बनता है 200। अब 200 कहाँ तक आएगा, 130 तक ये टर्म ख़त्म हो गया। अब 130 के बाद जितने भी पद आते हैं वो 216 वाले पद में आएंगे, यानी 200 भी इसी के अंदर आ जाएगा। यानी 130 के बाद 131 है, 132 है, 133 है, यानी 200, 211, ये सारे नंबर 216 तक नंबर, यानी 131 से लेकर 216 तक के अंक सब इस वाली कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे पास n का हाफ यानी 200 इस वाली कैटेगरी में आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ये, और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं CF, ठीक है। और ये आपका जो 300 है, ये 300 है, ये आपका हो गया L, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप है 3, 5, इसके बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं H, वो हो गया आपका 500। ये मैंने सब यहाँ पर लिख रखा है, F86, L 3000 and 400, CF 130, H 500। माध्यक का फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे, माध्यक = L + n/2 - CF गुणा H/F, 3000 + 400/2 यहाँ, ठीक है। हमने वैल्यू रखी, इसको हमने कैंसिल किया तो ये 200 तैयार हुआ। 3000 + 200 - 130/86 गुणा 500, 200 में से 130 घटाया तो ये 70 आया, 70/86 गुणा 500, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, यहीं छोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, और आपका 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 43 का 500। यहाँ पर आप भाग लगा लीजिए, 43 का 43 बन जा 43, यहाँ बचा 7, 0, 70, 43 दूनी तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 6, 7, 6 बार जाएगा, 6 तिया 18, और 6 चौक 24, और 1 25, 10 में से 8 गया 2, और 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 6, 6 में से 5 गए 1, दशमलव 0 बढ़ाया, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी यहाँ पर 3000 + 35 गुणा 11.62, ठीक है, ये आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 1135 का, तो 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, और 1 31, 5 और 1 5 दूनी 10, 5 छिंग 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 और 1 4, 3 एकम 3, ये हो गया 0, 6 और 1 7, 8 दूनी 16, 5 4 9 और 1 10, 3 और 1 4, 2 अंक बाद दशमलव, 3000 + 406.70। तो ये मध्यिका इसकी हो जाएगी 3406.70, ठीक है। अब बहुलक की बात आती है। बहुलक आप देखिए ज़रा, देखिए बहुलक में आपको कोई भी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक का मीन्स, बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है? बहुलक की डेफिनेशन होती है जो पद सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसे बहुलक बोला जाता है, ठीक है। यानी दिए आंकड़ों में, अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा अंक जो है बारंबारता के अंदर 86 है, तो ये आपका बहुलक हो गया। इसे हम देते हैं F1 नाम, और ये ऊपर वाला होता है F0 और नीचे वाला होता है F2,
ठीक है, आप समझते चलिए। और इसके सामने वाले को एल बोलते हैं और एच, ये तो आपको पता ही है। अब ये बहुलक का आप फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, बहुलक इजिकल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू गुणा एच। देखिए एक बात मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बोल दूँ, ये जितने भी सांख्यिकी के क्वेश्चन हैं सारे फॉर्मूला प्रधान क्वेश्चन है। मतलब फॉर्मूला प्रधान का मतलब है फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं, अन्यथा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले को याद करके ही आप क्वेश्चन करें, ये नहीं किसी कहीं से चीटिंग वीटिंग करके आप तैयार कर लें तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बहुलक इजिकल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू गुणा एच। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमने एल की वैल्यू रखी 3086, ये हो गया। देखिए यहाँ पर ज़रा एफ वन 386 और एफ ज़ीरो की वैल्यू 60 है। फिर यहाँ 2 इंटू एफ वन माइनस 60 माइनस 74 गुणा 500। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 86 में से 60 26 हो गया, 2 छिंग 12 2 अट्ठे 16 और 1 17, 134 गुणा 500, 3000 प्लस 26 बट्टे 28 गुणा 500। तो ये आपका हो गया 13 बट्टे 14 गुणा 500। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करें, 3000 है और 13 पंजे 65 बट्टे 14। ठीक है, सीधा सीधा भाग लगाएं यहाँ पर। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 15 में से 6 घटाए 9 और 0, 14 छिक्के होते 84, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, और फिर एक 0, पहले एक 0 उठाए एक 0, और 14 तिया 42, 14 चौक 56। ठीक, फिर 40। अब दशमलव लगाया 2 बढ़ाए। ठीक है, अब कितना हो गया, 14 दूनी 28, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3 में से 2 गए 1, ये 0 बढ़ा। 14 अट्ठे 112, 10 में से 2 गए 8 और ठीक है, ये आ रहा है आपका 3000 प्लस 464.28। तो ये आपका हो गया 3464.28 बहुलक। देखिए ज़रा, ये आपका हो गया 3464.28। ठीक है, चलिए अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए ज़रा, ये जो क्वेश्चन है युगपत समीकरण के युग्म ग्राफी विधि से हल कीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक्स अक्ष से बनती हैं। 7वें का ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है। एक मिनट वहीं से लिया गया है, बहुपद नहीं है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो हैं। एक मिनट, ये इस क्वेश्चन को तो हम ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को लिया गया है तो यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 12 इजिकल टू 0, तो इसे y इजिकल टू 12 माइनस 3x। तो सबसे पहले x बराबर 0 तो y इजिकल टू 12, x इजिकल टू 1 तो y इजिकल टू हो जाएगा 9, x इजिकल टू 2 तो y इजिकल टू 12। देखो इसे नहीं, इसे सॉल्व करना। 12 माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। टेबल बनाएंगे x y, ये हो गया 0 1 2। ठीक है, और ये हो गया 12 9 6। ठीक, ये बना। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। x माइनस 3y प्लस 6 इजिकल टू आपका तैयार हो रहा है ये 0। तो x बराबर 3y माइनस 6,
यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये हो गया 0 माइनस 6 यानी -6। फिर रखेंगे 1, तो x इजिकल टू 3 माइनस 6, तो ये हुआ 3। फिर रखेंगे 2, तो x इजिकल टू 6 माइनस 6 इजिकल टू 0। टेबल बनाएंगे अगर हम, ठीक है, तो y 0 जब रखा था तो x की वैल्यू -6 मिली, y जब 1 रखा तो x की वैल्यू -3 मिली, y जब 2 रखा तो x की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, ये आपके हो गया। अब इसके बाद इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं, तो यहाँ देखिए ज़रा, अब हमें सिर्फ इन टेबलों से ही है काम। देखिए ज़रा, इसमें x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक है, और इसमें x की वैल्यू 0 से लेके -6 तक है। ठीक है, तो और यहाँ y की वैल्यू 12, 9, 6 है, यानी देखो जरा, ये एक रेखा खींची मैंने, देखो जरा, ठीक है, कॉपी थोड़ी सी मेरी ऐसे है, और एक रेखा में इस तरफ की ओर खींच रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखिए ज़रा, ये आपकी x अक्ष है, ये x डैश है, ये आपकी y है, ये आपकी y डैश है। ठीक है, x डैश और y डैश को बताने, x आपका पॉजिटिव होता है, x डैश आपका निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं देखिए पैमाने से इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे 0, 1, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, यहाँ पर भी आप निशान लगा लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ देखिए ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ देखिए ज़रा, 0, 12 है, तो 0, 12 आपका यहाँ है, 0, 12। ठीक है, स्पष्ट देख लेना। फिर इसके बाद है 1, 9। दूसरी बात, सबसे पहले ग्राफिकल को अगर करते समय यहाँ पहले एक पैमाना मानते हैं। x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 सेमी, और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 सेमी। ठीक है, दूसरा है 1, 9। तो 1, 9 आपका ये है, दोनों पॉजिटिव हैं। 1, 9 ये है। ठीक है, ये आपका हो गया। और फिर है आपका 2, 6।
ये है, इसको मैं मिला दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा है -6, 0, तो ये यहाँ हो गया। दूसरा है -3, 1, तो ये आपका -3 यहाँ। ठीक है, और लास्ट है आपका 0, 2, ये इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में इन्होंने कहा है क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता दूं। ये 6 है और यहाँ पर देखो ज़रा, इससे थोड़ा सा नाप लें मैं। ये लंबाई 4 के लमसम पा रही है। ठीक है, तो ये आधार यानी 1 मिनट, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी 10। अच्छा, इसकी जो यहाँ पर ये जो हाइट है ये वाली, ये कितनी आ रही है वो चीज़ मुझे चेक करनी है। ये हाइट, ठीक है, ये हाइट आपकी आ रही है 3 पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो 10 और 3 ये आपकी हो गई 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पूछा है इन्होंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल भागग्राफी विधि से हल कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार हमने जो चेक किया है वो 10 है और ये जो ऊंचाई है वो 3 है। ठीक है, 2 पंजे 10, ये आ गया 15 वर्ग इकाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2x/x-3 + 1/2x+3 + 3x+9/x-3 2x+3 = 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है इसमें। प्रश्न है 7वें का खा, लिखा है 2x/x-3 + 1/2x+3 + 3x+9x-3 2x+3 = 0। देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन पर्टिकुलर आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा लिया जाता है, हर सेट में लिया जाता है। तो इसमें क्या है, क्या पूछा है, पूछा क्या, मूलों की प्रकृति पूछी है। क्या पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछी है, इसे हल कीजिए। तो देखिए 3 कंडीशन होती हैं, d > 0, d < 0 और d = 0। अब ये d है क्या, d को बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्क्रीमेंट्स अर्थात विविक्तर, हिंदी में कहते हैं इसे विविक्तर, अर्थात d > 0 मूल वास्तविक हैं। कैसे हैं, अर्थात d का मान जब 0 से बड़ा है या 0 है, 0 से बड़ा है यानी +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, तो वहाँ पर मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। d का मान जब 0 से छोटा है यानी d का मान -1 आए, -2 आए, -3 आए, -4 आए, यानी -∞ तक कोई भी आए, तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, और d = 0 जब मूल समान आते हैं, ठीक है, जब 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। यही यहाँ पर पूछा है कि रूट्स ऑफ नेचर, यानी नेचर क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमसे इन्होंने पूछी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो इसे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया x माइनस 3 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2x प्लस 3, यहाँ पर 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हुआ, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2x का इसमें गुणा किया 4x स्क्वायर प्लस 3 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9, ये चला गया 0 में। ठीक है, 0 में चला गया। इसका हमने मल्टीपल किया, 2 2 था 4x स्क्वायर प्लस 2 3 या 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 6 और 7 और 3 10x प्लस 6। अब यहाँ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 6 हो गया। अब इसके बाद वही डिस्क्रीमेंट नेचर निकालेंगे, इसकी प्रकृति कैसी है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो b की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 6, 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 चौक 16, 16 छिक्के होते 96, 100 में से 96 निकालेंगे तो ये 4 आएगा, यानी d का मान 0 से बड़ा है। यानी कैसा है, 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से लिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से आना ही आना है, कभी कभी 2 भी दे देते हैं, लेकिन एक तो 101% आते ही आता है। इसको ज़रा देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार, हर बार ही आता है। बहुत बार क्यों, हर बार, हर एक सेट में आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री का क्वेश्चन। लिखा क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िए। त्रिभुज ABC को खींचिए जिससे AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B 60 अंश, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC समरूप है। त्रिभुज AB'C' की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/2 गुनी है। रचना के पद भी लिखिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए कोण B 60 अंश, AB 6.5 है और BC 5.5। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रायंगल की रचना कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल की रचना। देखिए जरा, सर्वप्रथम साढ़े 5 5.5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींची। देखो जरा, ठीक है, ये यहाँ तक है, थोड़ा सा ओवर हो गया है। ठीक है, ये यहाँ तक है, ये B है, ये C है। ठीक, यहाँ से हम कोण 60 का एंगल बनाएंगे। प्रोटेक्टर से आप बनाना चाहें तो आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। एक मिनट चेक करना पड़ेगा मुझे। साढ़े 6 सेंटीमीटर की है। ये हो गया 6.5। ठीक है, इसके बराबर एक चाप लगा देंगे यहाँ पर।
ठीक है। इसको इससे लगा दो, इसको इससे मिला दो, ये मिल गया। ये 6.5 हो गई, ये 5.5 हो गई। ठीक, ये 60 है। अब एक न्यून कोण बनाती है, एक रेखा खींचो। ठीक, 3/2 गुना लिखा है, 3 चाप लगाओ बराबर के। देखिए, जो अंक ज़्यादा होगा उतनी चाप लगेंगी। 1 2 3, 3 चाप लगा दिए। ठीक है, इसको B1, इसको B2, इसको B3। अब इसको इससे मिला दो। मिल गया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ये इसके समानांतर। अब इसके समानांतर हमें रेखा खींचनी है। इसके समानांतर खींचेगी ऐसे लगाएंगे ये ठीक है। एक मिनट, ये हो गया। अब इसके समानांतर ये जा रहा है, ये खींचेगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। इसको भी लंबा बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया ए। ये आपका समरूप त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या क्या लिखना है वो आप समझ लीजिए। रचना के चरण लिखने पड़ते हैं। जितना कार्य हमने किया है वह सब आपको लिखना है। देखो ज़रा किस तरीके से लिखते हैं उसे आप समझ लो। देखिए,
रचना के चरण, क्योंकि अगर ये चरण बिंदु इनको नहीं लिखोगे तो आपकी रचना अधूरी है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, BC 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया और इसी पर 6.5 सेंटीमीटर की रेखा का चाप लगाया। और इस चाप को बिंदु C से मिलाया। बिंदु C से मिलाया। ठीक है, वही लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो कार्य हमने किया है। C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना पूरी हुई। चौथा पॉइंट, बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, जिस पर 3 चाप लगाए, जिनके नाम B1, B2 व B3 है। पांचवा पॉइंट, B2 को बिंदु C से मिलाया। ठीक है, B2C के समांतर सेट स्क्वायर की सहायता से एक रेखा खींची। एक रेखा खींची। इसी प्रकार AC के समांतर A' C' रेखा खींची। इस प्रकार देखो, इस प्रकार त्रिभुज ABC एक समरूप है। C का एक दूसरा रूप बन गया A', B, C'। तैयार हुआ। ठीक है, इस प्रकार ये रचना पूरी है। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, इस सेट पेपर का ये अंतिम प्रश्न है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है।
प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करे तथा स्पर्शियों की नाप नापिए, रचना के पद भी लिखिए। देखिए कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर रचना के पद लिखने हैं, तो रचना के चरण आपको लिखने हैं। ठीक है, आप इस भी चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अगर रचना के चरण आपने नहीं लिखे तो रचना आपकी अधूरी रह जाएगी। यानी अगर आपकी एक्सरसाइज, अगर आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आपको उसमें मात्र 3 नंबर ही मिलेंगे। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ प्रयास किया था 8 सेंटीमीटर की रेखा को खींचने का। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों के सामने ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। बिंदु ए पर 4 सेमी का चार सेमी का बिंदु ए पर, ये आपका बन गया। ठीक है, और 3 सेमी का बिंदु बी पर। देखिए रचना में कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता। ये थोड़ा सा सर्किल मेरा हिल गया है। ठीक है, आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करें। ये हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके 2 सर्किल तैयार हो गए। अब आपको करना क्या है, रचना के बिंदु लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हुआ भी चल रहा हूँ आपके सामने, जिससे कोई दिक्कत आपको ना मिले। सबसे पहले जो काम कर रहा हूँ उसको आपको लिखना है। सबसे पहले रचना के चरण, हेडिंग लिखनी है। ब्लैक ब्लू पेन जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम ए बी 8 सेमी की एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरे नंबर पर काम क्या किया, बिंदु ए पर 4 सेमी और बिंदु बी पर 3 सेमी का वृत्त खींचे। इतनी काम किया, देखो जरा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, देखो जरा। ए और बी का लंबार्धक करना है। लंबार्धक का मतलब होता है आधी से अधिक दूरी। यानी अगर रेखाखंड 8 का है तो आप 7 ले लीजिए, 6.5 ले लीजिए, और एक चाप इधर, एक चाप इधर। ठीक है, एक चाप इधर, एक चाप इधर। ठीक, ये खींचना है। ये हो गया। ठीक है, अब ये सेंटर पॉइंट आया, यहाँ तक की दूरी लेंगे। ये हो गया।
अब यहाँ लिखेंगे जो काम हमने अभी किया है। तीसरा पॉइंट, रेखाखंड AB का लंबार्धक किया। ठीक है, लंबार्धक करेंगे तो बिंदु M यहाँ नाम दे देंगे, मिड पॉइंट। लंबार्धक किया, यह लंबार्धक बिंदु M से होकर जाता है। ठीक है, यह लंबार्धक बिंदु M से होकर जाता है। ठीक, अब क्या करना है, इसको इससे मिला दो। देखो भैया, ठीक है, और इसको इससे मिला दो। इसको इससे मिला दो। ठीक है, ये मिल गए। अब इनके नाम दे दो पहले, P Q R S। देखो ज़रा, ठीक है, कोई ज़्यादा खास काम नहीं किया। अब इसको इससे मिला दीजिए। इसको इससे मिला दो। ठीक है, पहले लिख दे रहा हूँ, देखो ये बन गया। अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर देखो जरा। सबसे अभी क्या किया, रेखांकित वृत्त यहाँ लिखेंगे। देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो मैंने अभी क्या किया, ये वाला जो वृत्त था बड़ा वाला, ये वृत्त यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था, यहाँ पे किया इसने प्रतिच्छेद, यहाँ पे किया प्रतिच्छेद। ठीक है, तो इनको मैंने अब यहाँ लिखूंगा मैं रेखांकित। रेखांकित वृत्त अभीष्ट वृत्त को रेखांकित वृत्त अभीष्ट वृत्त को बिंदु बिंदु P Q R व S पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब बिंदु A को 5वां पॉइंट, बिंदु A को R से व S से मिलाया, जिससे अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो, जिससे अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो। ठीक है, छठवां, अब जैसा काम हमने इधर किया है वैसा ही काम इधर कर दो, हो गया बस काम। अब बिंदु B को P से और Q से मिला दो। या लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु B को
प्रतिच्छेद बिंदु P व Q से मिलाया, अतः यह रचना पूर्ण हुई। ठीक है, अब इसमें स्पर्श रेखाओं की लंबाई और पूछी है इन्होंने। तो इसकी लंबाई ए से, इसकी लंबाई है 7.5, ए से आर तक, हाँ 7.5 है। इसकी भी लंबाई देख लो, इसकी लंबाई थोड़ी इधर कम है, इसकी 7 है, एक तरफ 7 है, एक तरफ 7.5 है। तो मैं यहाँ लिख दूँ स्पर्श रेखाओं की नाप, स्पर्श रेखा की नाप, तो BP बराबर BQ 7 सेंटीमीटर आया है, और AR बराबर AS 7.4 सेंटीमीटर लगभग आप कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये रचना पूर्ण हुई। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के सफल प्रयास के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।